बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 12 जून है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ मार्च, वुज़रा मीना खान अफरीदी और सोहेल अफरीदी की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं और 26 नंबर चुंगी पर उनको रोक लिया जाता है। पुलिस और वुज़रा के दरमियान लड़ाई, लाठीचार्ज और पुलिस और वुज़रा गुत्थम गुत्था। 26 नंबर चुंगी पे हालात कशीदा हैं, लाठीचार्ज किया गया। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर सरकारी मुलाजमीन ने आज इमरान खान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया, पार्लियामेंट पर धावा, रुकावटें अबूर करते हुए रेड जोन में सरकारी मुलाजमीन दाखिल हुए और पंजाब पुलिस की वफाकी मुलाजमीन के खिलाफ क्यों खिदमात ली गई, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, अवाम दुश्मन बजट पेश कर दिया गया है। आम आदमी के लिए इस बजट में कितना रिलीफ दिया गया। इमरान खान का दौर और उससे पहले जो अदवार थे और मौजूदा हुकूमत के 2 अदवार यानी शहबाज शरीफ की 2 हुकूमतें आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम रही। ये भी तमाम हालात आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें। किसी को भी आप पसंद करते हैं आप ज़रूर सपोर्ट करें। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि आज पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है। आप टेलीविजन चैनल्स के ऊपर औरंगजेब साहब की तकरीरें देख रहे हैं, हुकूमत के वादे देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। तो आप जाकर ज़रूर इंडिपेंडेंट आवाज़ों को जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद की सड़कों पे हो रहा है नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी जो नेशनल मीडिया से रिलेटेड जितने भी वाबस्ता सहाफ़ी हैं वो भी आपको ये तमाम बातें करते हुए नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों, इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इस वक्त हालात कशीदा हैं। सरकारी मुलाजमीन उन्होंने अपने हक के लिए कैदी नंबर 804 का नारा लगाया। उन्हें मालूम है ना कि अगर हम कैदी नंबर 804 का नारा लगाएंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर आए और उन्होंने कैदी नंबर 804 और इमरान खान की रिहाई के लिए बात की। मैंने आपको ना बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान में जहां भी अब जुल्म होगा ना तो वो इस हुकूमत को नहीं याद करेंगे, हुकूमत को याद करेंगे जब इन्होंने हुकूमत को बुरा भला कहना हो, गालियां निकालनी हो। लेकिन वो साथ ही इमरान खान की रिहाई के लिए भी दुआ करेंगे। आज आपको इमरान खान याद आ रहा है ना। खान साहब ने कहा था कि यार मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वो पाकिस्तान की अवाम है। दोस्तों, ये पिछले अगर आप 1 साल को और ख़ासतौर पे जो 8 माह है अगर आप उठाकर देखें तो हुकूमत ने सहूलतकार बन के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया है। आज भी वही काम कर रहे हैं। ये जो आपको जमहूरियत का तमाशा इस वक्त लगा हुआ नजर आ रहा है ना कि मैं नहीं मानता, मैं नाराज़ हो गया हूँ। बिलावल नाराज़ होकर कमरे में चला गया और फिर मोहसिन नकवी साहब उसको मनाने के लिए गए कि भाई हमारे जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये सिर्फ एक तमाशा है और लोग अपने बका के लिए, अपने इक्तदार के लिए कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को यह सोचना होगा कि आप अपनी बका के लिए कब निकलेंगे। कुछ लोग निकले, उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है और पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी पुलिस को पता था कि अगर हमने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया या हाथ उठाया तो ये हमसे सवाल करेंगे ना कि यार ये तनख्वाहों का मामला सिर्फ मेरे भाई हमारा नहीं है, ये तुम्हारा भी मामला है, आओ हमारे साथ मिलकर एहतजाज करो। तो पंजाब पुलिस को वहां पर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ अब एक तबके की बात नहीं रही। पाकिस्तान में हर तबके का इस्तेसाल हो रहा है। आप डॉक्टर्स जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था हमारे मुल्क में, अभी वो डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी पर कदम ही रखते हैं तो उनका इस्तेसाल शुरू हो जाता है। लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर क्या बनाएं, डॉक्टर बन सकते हैं ना इंजीनियर बन सकते हैं, इंडस्ट्री वैसे ख़त्म हो गई, क्या करें। अब तमाम तबकों का ये ऐलान होना चाहिए कि हम इस निज़ाम को गिराकर सांस लेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। ये अब इमरान खान की रिहाई का मामला नहीं रहा, ये 25 करोड़ अवाम की रिहाई का मामला बन चुका है। अगर अभी भी नहीं निकलोगे तो आखिरकार कब निकलोगे। भेड़ बकरियां बन के रहना है, कीड़े मकोड़े बनकर रहना है। जो खान साहब हमेशा कहा करते थे ना कि तुम्हें अगर अल्लाह ताला ने पर अता किए तो तुम उड़ना पसंद करोगे या चींटियों की तरह रेंगना पसंद करोगे, ये तुम्हारा फैसला है। अलीमा खान ये कहती हैं कि मैं अवाम से कहती हूं कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी को बचाना है तो घरों से बाहर निकलें। अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं देता तो पार्टी से और पूरे पाकिस्तान से कहते हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकल आएँ। देखें, आज जो हमने इस्लामाबाद के अंदर मनाजिर देखे, मैं आपको ना ये 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मीना खान अफरीदी एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, सोहेल अफरीदी, हमने बहुत सारी इनकी वीडियोस देखी जिनमें तराने बैकग्राउंड में लगे हुए हैं और वो निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की आवाम भी एक्सपेक्ट करती है। लेकिन आपको ये बात मालूम थी कि 26 नंबर चुंगी पर अगर आप बड़ी तादाद में नहीं होंगे आपको रोक लिया जाएगा। इससे पहले भी ये हुआ, आपको रोक लिया गया। आप इस तरह से निकलेंगे
और काबीना के साथ निकलेंगे और 26 नंबर चुंगी पर आपको रोका जाएगा। आपको इससे बड़ी हिकमत अमली तैयार करनी है। जब तक पाकिस्तान में मज़ामत नहीं होगी ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। आप बैकडोर रास्तों से सलाम दुआ करें, किसी से मिलें सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, इमरान खान की रिहाई बैकडोर रास्तों से भी अब नहीं होनी। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मज़ामत का। दोस्तों, पाकिस्तान में ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है ना, ये गाड़ी निकल चुकी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये गाड़ी कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद ही नहीं थी, तो दोस्तों ये मौजूदा हालात के अंदर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को एंगेज किया जाता है और उसके बाद जिन्होंने जो कुछ करना है अपनी मर्जी से आइन में तरामीम वो करते जा रहे हैं। दोस्तों, पार्लिमान के बाहर धरना दिया जाएगा। ये शायद अब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 26 नंबर चुंगी के ऊपर इन तमाम जो वुज़रा थे, तमाम काबीना के जो लोग थे, मिनिस्टर से, उनको रोक लिया गया। मेरे लिए जो सबसे अहम जो कंसर्न था वो 26, 25 और ये 35 का जो टोला है, जितने नंबर्स भी इनके हैं, क्या वो इस एहतजाज के अंदर पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर आप इमरान खान की रिहाई के लिए मुखलिस हैं, इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं, तो आपको सोहेल अफरीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर निकलना पड़ेगा। जहां पर जिस कैपेसिटी के अंदर भी जब भी कोई ऐलान किया जाता है तो आपको उस ऐलान का हिस्सा बनना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप 25-26 लोग जो हैं अलग से बैठ जाएं और आप कहें कि जब तक कोई बड़ी तहरीक का ऐलान नहीं किया जाएगा हम नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा, अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके इमरान खान की रिहाई के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। और दोस्तों, आपको खबर ये दे दें कि सोहेल अफरीदी, उनकी काबीना के जितने भी लोग हैं, वुज़रा को 26 नंबर चौक पर रोक लिया गया। अपडेट वहाँ से ये है कि कंटेनर्स लगाकर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर इन्हें आगे जाने से रोक दिया गया है। एक मुतालबा था इनका कि बजट से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और उनकी मुशावरत के बगैर हम बजट को पास नहीं करवाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि आप इस किस्म की मज़ामत से इमरान खान की रिहाई मुमकिन कर सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ऐसे एहतजाज और ऐसी मज़ामत से तो इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही, तो रिहाई तो दोस्तों बहुत दूर की बात है। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का मुकदमा जो है उसे एक लंबी तारीख देकर, बार बार तारीखें देकर इस मुकदमे को ये सफ़र कर रहे हैं। वो मुकदमा जो आवाम लड़ रही थी, पहले दिन से लड़ रही है। आज पाकिस्तान में जिन लोगों के हाथ में इमरान खान के इस मुकदमे को लड़ने का यानी लीड करने का इख्तियार है, वो क्या कर रहे हैं। इस किस्म के एहतजाज और मज़ामत से इमरान खान की मुलाकात मुमकिन नहीं हो रही। आपको पार्लिमान के बाहर बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आप इमरान खान की रिहाई की तहरीक कैसे चलाएंगे। वक्त बहुत कम रह गया जी सोहेल अफरीदी के पास, ये मैं आपको बता दूं। और सोहेल अफरीदी साहब, अगर आपने कुछ हफ्तों के अंदर इमरान खान की रिहाई की तहरीक का कोई फाइनल प्लान ना दिया, तो फिर पाकिस्तान में चौराहों में, गली कूचों में, जहां से आप गुजरेंगे वहां पर इमरान खान जिंदाबाद का नारा सुनेंगे और आपके जाने की बात होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होगा, तहरीक को होगा, इमरान खान की रिहाई को होगा। और आपके खिलाफ लोग एक्टिव हो चुके हैं। अगर अली मीन गंडापुर के बारे में आप ये समझते हैं कि वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें दुख है कि उनकी जगह आपको लगाया गया। एक फितरी सी चीज़ है कि इमरान खान ने मुझे हटाकर किसको लगाया। वो खुद भी इंतज़ार कर रहा था ना कि देखते हैं कि ये तहरीक चलाने में कामयाब होता है या नहीं होता। अगर आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स जो आपको, जब आप आए, आपके हक में बात करते रहे, आज आप पर वो तनकीद कर रहे हैं, तो अली मीन गंडापुर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप आए थे, स्ट्रीट मूवमेंट और एक वर्कर को जो मकाम दिया, हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे हकायक आपकी ज़िंदगी के हवाले से और आपको पूरी सपोर्ट की। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अली मीन गंडापुर के मामले में अगर हम बोलते रहे, आपके मामले में हम खामोश हो जाएंगे। तो ये सवाल अब पाकिस्तान की आवाम भी आपसे जगह जगह पूछेगी। तो आज एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट पर धावा। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की जो पुलिस थी, दोनों ने मिलकर कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया, लोगों को घसीटा गया, बुजुर्ग जो वहां पे मौजूद थे उनको भी उठाकर ज़मीन पर पटका गया और गाड़ियों में डालकर वो गिरफ्तारी उनकी हमने होते हुए देखी। रेड जोन में लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी हमेशा की तरह, क्योंकि रेड जोन जो है इनका एक अपना एक इलाका है, इलाका गैर है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके खिलाफ इसी किस्म की कार्रवाई जो है की जाएगी। और ये आज हमने सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होते हुए देखी है। देखिए, अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में। ये बजट जो था ना, इसमें आम आदमी के रिलीफ की बात होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने टैक्स जो है आम आदमी के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर खासतौर पे मजीद बढ़ा दिया। अब ये कह रहे हैं जी कि हमने 7% तनख्वाह में इजाफे की बात की। ये पूरे मुल्क के अंदर आपको 7% इजाफा नजर नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी जो तनख्वाहदार तबका है उससे टैक्स कलेक्ट करना या उसके ऊपर बोझ डालना आसान होता है। आपने कलम हिलाना है और कहना है कि जनाब आज से इतने % टैक्स जो है वो अदा करेंगे, यही होता है ना। तो
इनका मुकाबला अगर पाकिस्तान में आम आदमी जो तनख्वाहदार नहीं है, जो अपना कारोबार करता है या फिर प्राइवेट किसी महकमे के साथ जुड़ा हुआ है या किसी इदारे के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उसके ऊपर मुनहसर है कि वो कितना टैक्स काट कर वो पैसे देगा। लेकिन अल्टीमेटली जो बोझ है वो आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। तो पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका एक सेठ से ज़्यादा टैक्स दे रहा है। सेठ जो है वो ब्लैकमेल करता है कि भाई मैं अब इंडस्ट्री बंद कर दूंगा, और फिर देखें सेठ के ताल्लुकात होते हैं हुकूमत में बैठे हुए लोगों से। सेठ साहब जो हैं वो फाइनेंस करते हैं इलेक्शन को। सेठ साहब जो हैं वो रजीम पाकिस्तान में जब भी तब्दील होगी या कोई भी रजीम चल रही है उसको भी सपोर्ट किया जाता है। और हमने ओवर द ईयर्स, हुकूमत कोई भी हो, हमने ये होते हुए देखा। तो आम आदमी वर्सेस सेठ जो है वो टैक्स सेठ साहब कम दे रहे हैं, आम आदमी टैक्स ज़्यादा दे रहा है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपके पास क्या रास्ता रहता है कि आप धरना देंगे, आप एहतजाज करेंगे, और उसकी भी आपको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। दोस्तों, तनख्वाहों में 7% इजाफे की बात की जा रही है। वफाकी मुलाजमीन का मैं आपके सामने जो खबर आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं ये भी आपको बता देते हैं। कौमी असम्बली में बजट इजलास, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी जो बजट है वो पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि बयानुल मरसूस में कामयाबी एक रोशन भाव है। गुज़श्ता साल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मेरे भाई, हम पाकिस्तान की ये जो महाज है ना मईशत का, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका उस महाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो जंग लड़ रहा है, इस जंग के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखें, आज आप औरंगज़ेब साहब जहाँ से आए थे, आप उन्हीं की बात करेंगे ना, आप उन्हीं के कसीदे पढ़ेंगे, और उन्होंने आते साथ ही जो भारत के साथ कामयाबी है उसका उन्होंने जिक्र किया। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% रही, खिदमात शोबे में 4.1%। अब ये ना सारे आंकड़े हैं जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और इसमें चीज देख लें, तरसीलात ज़र पिछले माली साल से 38 अरब डॉलर थी। इस माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र का हुजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच गया। साल भर की तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजाविज कर गई। ठीक है, ये बताएं कौन को कि पाकिस्तान में बरामदात में कितना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग शोबे के अंदर कितना तरक्की देखी, नौकरियां कितनी जनरेट की, कितना आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा है। टैक्स कलेक्शन और सिर्फ तनख्वाहदार तबके या पेट्रोल लेवी लगाकर आप जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है, ये गुंडागर्दी होती है, ये बदमाशी है जो इस मुल्क के अंदर हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। कुछ शख्सियात की शक्ल में बदमाशों को हमारे ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया गया। दोस्तों, 22 से ये 4 स्लैब्स हैं जी टैक्स ब्रैकेट्स जो उन्होंने रखे हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 22 से 32 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ है, जबकि 32 से 41 लाख तक आमदनी पर टैक्स की शरह 25% करने की तजवीज़ है। अब देखें जी, 22 से 32 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि आपकी 1,10,000 जो आपकी जो तनख्वाह है, यानी 2,05,000 गालबन बनती है। 22 से 32 लाख इतनी तनख्वाह बनती है, तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा वो तकरीबन 20% आप टैक्स देंगे। अब ये ज़रूर हमें बता दें कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपया है। यहाँ पर तो हमें बताया जा रहा है कि जनाब 8,583 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। तो ये शरह पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इतना पैसा जो है वो कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर 20% आमदनी के ऊपर टैक्स लगेगा। फिर 32 से 41 लाख तक आमदनी पर टैक्स की शरह 25% करने की तजवीज़ है। तो इसमें आम आदमी कहाँ है? आम आदमी दोस्तों कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। वज़ीर ख़जाना साहब ये भी कहते हैं कि 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। तो आम आदमी को तो आपने रिलीफ नहीं दिया, हाँ सेठ लोगों को आपने ज़रूर जो है इसके अंदर रिलीफ दिया है। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के 3,000, ठीक है जी, रियासती मलकती इदारों की जानिब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये, और इसके साथ साथ कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शारा पाकिस्तान एक्सप्रेसवे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपये। तो ये सब वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपके साथ जो इत्तेहादी हैं उनको भी आपने फैसिलिटेट करना है। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इत्तेहादी और मेन बेनिफिशियरी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की ताज़ा वो बेनिफिशियरी बनी है, अब उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो अक्सरियत थी इसे अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे धांधली की जा रही है, और नून लीग इसमें धांधली कर रही है। उन्होंने कहा जी कि हम बजट इजलास में नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब के बात जो उन्होंने मना कर उन्हें फिर पार्लियामान के अंदर लेकर आ गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि धांधली आपके साथ नहीं हुई, धांधली पाकिस्तान की अवाम और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के साथ हुई है। और
कहना तो आपको ये चाहिए था ना कि आम आदमी के लिए आपने इस बजट में क्या रखा है, सवाल तो ये होना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ धांधली की गई है और धांधली हो रही है, लिहाजा हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे। तो आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए कोई बंदा आपको पार्लियामान में तकरीर करता हुआ नज़र नहीं आया। आज एक काम ये भी हुआ कि जो अचकज़ई साहब हैं, जब वो तकरीर हो रही थी औरंगज़ेब साहब की, वो आए रोस्टम के पास, उनके हाथ में एक प्ले कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि अवाम दुश्मन बजट नामंजूर। और उसके फौरी बाद उन्होंने उनके सामने वो रखा डाइस के बिल्कुल पास, और उसके बाद वो जो इजलास था उससे वो वॉकआउट कर गए। तो ये असल हकीकत है पाकिस्तान में इस बजट की कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी के लिए कोई रिलीफ जो है नहीं दिया गया। और दोस्तों, आज पाकिस्तान के अखबार में ना जो हेडलाइन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हुकूमत ने इश्तिहार दिया बतौर रिश्वत कि लगाओ इसे और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों ने हिम्मत की और जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है उसको उसी तरह हेडलाइन की शक्ल में छाप दिया। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने चल रही है। एक तरफ हुकूमत के दावे हैं जी इश्तिहार की शक्ल में, और दूसरी तरफ जो इक्तिसादी सर्वे की एक रिपोर्ट है। ज़रा मुलाहिज़ा करें। हेडलाइन थी कि GDP बरामदात ना बढ़ी, नमू कम और गुर्बत 28.9% तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे में गुर्बत का जो इंडिकेटर्स है वो हमें बताए जा रहे हैं, और अहदाफ हासिल नहीं हो सके सनती और ज़रई शोबे के अंदर। और फ़ीकस आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901। सर्विसेज बरामदात और तहसीलात भी बढ़ गई। स्टॉक मार्केट्स नई बुलंदियों को छू गई, और मशीक वस्ता की सूरत हाल, बारिशों और अमरीकी टैरिफ से मईशत मुतासिर हुई वगैरह वगैरह। ये तमाम उन्होंने बातें लिखी हैं। देखिए, ये जो $1,751 बनते हैं ना, ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 5-6 लाख रुपया ऑलमोस्ट इतना बन जाता है। अब आई डोंट नो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। 6 लाख रुपया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी महीने भर में किसी की कोई तनख्वाह हो। अगर आप साल में भी लगाएं तो 50,000 रुपये बनते हैं, और 50,000 रुपये में 40-50,000 में क्या आप अपना घर चला सकते हैं? अगर आप सालाना भी अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं चला सकते। दोस्तों, $1,700 के अंदर तो बाहर गुजारा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि जनाब आपकी जो फ़ीकस आमदन है वो इससे बढ़कर $1,900 तक चली गई है, यानी 5-5.5 लाख रुपया वो बता रहे हैं, वो भी सालाना। महीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सालाना में यानी 40 हज़ार तनख्वाह अगर किसी की पाकिस्तान में है तो क्या वो गुजारा कर सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके नीचे हुकूमत ने मौशी कारकर्दगी की कहानी हक़ाइक़ की ज़ुबानी, उसमें तरक्की पसंद अवाम दोस्त बजट 26-27, पाकिस्तान की तरक्की के 25 नुमाया इशारे इंडिकेटर्स, उसके ऊपर उन्होंने वो सारी बात की है। तो एक आपको कंट्रास्ट नजर आएगा इस हुकूमत की जो दोगली पॉलिसी है। दोस्तों, ये तो अखबार के अंदर हुआ। अगर आप एक कंपैरिजन करें ना खान साहब की हुकूमत का मौजूदा हुकूमत के साथ, तो इमरान खान हुकूमत के आखिरी साल यानी माली साल 2021-22 में पाकिस्तान की मईशत ने 6% की शरह से तरक्की की, जो हुकूमत के मुकर्रर करदा हदफ 4.6% से भी ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में मौजूदा हुकूमत के ताज़ा इकनॉमिक सर्वे 25-26 में GDP ग्रोथ सिर्फ 3.7% रही और 4.2% के हदफ से कम है। यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में इमरान खान दौर निस्बतन बेहतर रहा। कौमी कर्जे का मामला सबसे तशवीशनाक है। मार्च 2022 में कुल कौमी कर्जा 44,367 अरब रुपये था। मार्च 26 में ये बढ़कर 83,000, और यानी 4 सालों में कर्जा तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो गया। बरामदात की बात करें तो इमरान खान दौर में एक्सपोर्ट $32 अरब के करीब थी, जबकि मौजूदा साल 11 माह में सिर्फ $28 अरब हुई, और सालाना हदफ 35.3 अरब का ये पूरा ना कर सके। तो ये आपको एक फ़र्क जो है खान साहब की हुकूमत में और इनका एक नज़र आएगा। और जब आप इनसे बात करें तो ये कहते हैं कि अल्लाह सब बेहतर करेगा, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं मेरे भाई वो आप लोगों ने बनानी है, और आप लोग वो पॉलिसीज़ अभी तक बनाने में नाकाम रहे। ये अवाम दोस्त कभी भी ये बजट नहीं था, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, और आपका जोर चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और दोस्तों, आपको खबर ये दें कि बाकायदा तौर पे सोहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के हवाले से तरदीद आ गई है। वज़ारत दाखिला ने कहा जी कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और वैसे भी अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई हो तो कोई इसको तस्लीम थोड़ी करेगा। लास्ट टाइम सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, उन्होंने खुद नहीं बताया। जब पूछा गया और ख़बर बाहर निकली तो उन्होंने कहा जी कि हाँ हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन हमने ये मुलाकात सिक्योरिटी के मामला के ऊपर की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। देखें, पाकिस्तान में अचकज़ई की तरफ कोई नहीं देख रहा, पाकिस्तान के अंदर बैरिस्टर गौहर की तरफ कोई नहीं देख रहा, शेख वकास की तरफ कोई नहीं देख रहा, इन लोगों की तरफ पाकिस्तान की आवाम नहीं देख रही। अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो अलीमा खान बहनें, वर्कर,
और पार्टी के लॉयल लोग या फिर सोहेल अफरीदी। तो सोहेल अफरीदी को बहुत जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना होगा और अगर ये करने में नाकाम रहे तो इसका नतीजा इन्हें बहुत जल्दी जो है मिलेगा। मैं आपको दूसरी खबर ये भी दे दूं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कफ़ायत शारी पॉलिसी जो ख़त्म कर दी है। यहाँ पे लोगों को वैसे इंसाफ नहीं मिल रहा। एक एक केस जो है वो 10-10 साल चलता है और फिर उसके बाद पता ये चलता है कि जो दरख्वास्त गुजार था वो दुनिया में नहीं रहा। एक नस्ल दूसरी नस्ल केसेस को भुगत रही है, लेकिन यहाँ पर कफ़ायत शारी जो पॉलिसी थी उसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, आप बिजली बचाएं, पेट्रोल बचाएं, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी दिया जाए। दोस्तों, खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी कफ़ायत शारी ख़त्म कर दी। 15 जून से सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक काम करेगा। हफ्ते में 4 रोज़ा काम की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई और पेट्रोल अलाउंस नोटिफिकेशन जारी किया गया था समेत अखराजात में कमी लाने की पॉलिसी भी ख़त्म कर दी गई। अदालती अमले को घर से काम करने की पॉलिसी भी वापस ले ली गई है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आपको 7 दिन भी अदालतें खुली रखनी पड़ें तो आप खोलें इन अदालतों को, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दें। एक बंदा दुनिया से चला जाता है, उसकी अगली नस्ल वो केस भुगत रही होती है। दोस्तों, मेरा एक अपना ज़ाती केस है। मेरे भाई को दुनिया से गए हुए 3 बरस हो गए। अदालत के अंदर हम हर पेशी पर जाकर कहते हैं कि वो बंदा अब दुनिया में नहीं रहा, लिहाजा इस केस को वापस लें। जज हर हियरिंग के ऊपर हमें एक नई तारीख दे देता है। हर हियरिंग के ऊपर आप अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम कितना पोसीदा है। यहाँ पे हर तारीख पर जाकर उसको बताना पड़ता है कि जिस शख्स के खिलाफ ये केस था और जिसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया गया वो दुनिया में नहीं है। अब वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर पहले ही आपने झूठा केस बना दिया, लेकिन उसके जाने के बाद भी अदालतें उसका जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ रही। ये निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका, लोग मर जाते हैं, लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद केसेस उनके ख़त्म नहीं होते। ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। आप 7 दिन अदालतें खोलें, आप 24/7 ही अदालतें खोलें ताकि पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो सिविल अदालतें हैं पाकिस्तान में, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, एक जज के सामने रोजाना 250 से 300 केसेस होते हैं। यार, उसे कैसे याद होगा कि किस केस के अंदर मैंने क्या फैसला किया था? एक ऑर्डर शीट आप अगर उठाकर देखें ना तो आपको एक ही तरह के कॉपी पेस्ट फैसले मिलेंगे। वो कह देता है नीचे जो उसका अमला है कि यार इस पे तारीखें डाल दो। उन्होंने एक मोहर रखी होती है जिसके ऊपर मोहर लगाकर तारीख डाल दी जाती है। 2 केसेस लें, सिविल केसेस, और दोनों का मुवाजना करें किसी एक अदालत का। दोनों केसेस में सिर्फ नाम तब्दील किया गया होगा जज की तरफ से, फैसले एक ही तरह के आपको मिलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को ठीक करें। अगर अदालतें 24/7 खोलनी पड़े आप खोलें, शाम को अदालतें खोलें, सुबह खोलें, लेकिन आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कफ़ायत शारी जज जी थक जाते हैं। जज का ना कुर्सी पर बैठ कर ना वो बोर हो जाता है। वो कहता है कि यार 4 दिन काम करना पड़ रहा है, 7 दिन काम करना पड़ रहा है, 5 दिन काम करना पड़ा है। तो आपने उसे कफ़ायत शारी का नाम दे दिया। इंसाफ के मामले में कफ़ायत शारी जो है इसको मेरा ख्याल है कि इस पॉलिसी को तर्क करें। पाकिस्तान में अगर आपको महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, आपके खानसामे, आपके पर्सनल कुक, ये भी आप लिस्ट अगर तैयार कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान में आम आदमी का ये हक है कि उसे उसकी दहलीज पर इंसाफ दिया जाए। और दोस्तों, क़यामत के दिन ना सबसे ज़्यादा हिसाब इन लोगों का होगा, इन जजों का होगा कि लोग तुम्हारे पास चल कर आए, तुम उन्हें इंसाफ नहीं दे सके, तुम्हारी अदालतों के बाहर लोग खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। ये लोग वक्त नहीं देते, इन्होंने इंसाफ क्या देना? इनका सबसे ज़्यादा हिसाब होगा। मैं आपको ना दोस्तों कश्मीर के हवाले से भी ये खबर दे दूं कि मस्जिदों में दाखिले पर पाबंदी। सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी के मुताबिक रावलाकोट फोर्सेस की तरफ से नमाज जुमा की अदायगी से मुसलमानों को रोका जा रहा है। अवामुन्नास एहतजाजी धरनों को मजबूत करें। ये बुखलाहट बता रही है कि हुक्मरान अपने हवास खो चुके। हमारे धरने इस वक्त पूरी दुनिया में इन ताकतवरों के चेहरों पर मौजूद नकाब उतार रहे हैं। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कश्मीर के मामले के ऊपर। जब पूरा बरतानिया निकलता है ना तो इनका जो आखिरी मकाम होता है वो होता है इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन लंदन के अंदर। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कश्मीरी हमने एहतजाज होते हुए देखे, इससे पहले भी हुए। आप जो तसव्वुर करें, अगर पूरे बरतानिया से कश्मीरी इकट्ठे होकर पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर जाकर बैठ जाए, कितनी बड़ी हेडलाइन बनेगी और इसे भारत के अंदर कितना ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। है कि नहीं ये ख़तरनाक बात? लेकिन हमारे लोग सीख नहीं रहे। वही कहते हैं जी इनसे हमने किसी तरह भी बात नहीं करनी, इनको कुचल देंगे। दोस्तों, एक्शन कमेटी की एक स्टेटमेंट वो ये कहते हैं कि धरने ख़त्म नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत सिक्योरिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को वक्ती तौर पर मुंतशिर किया गया। ताहम लोग बड़ी तादाद में वापस धरने वाले पॉइंट्स पर मौजूद हैं और किसी भी तरह के लाएमल का ऐलान कोर मेंबरान की जानिब से किया जाएगा। लेकिन चूंकि
इस वक्त इंटरनेट ना होने की वजह से अफवाहों का एक बाजार गर्म है। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अल्टीमेटली आपको यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। ये 12 नशिस्तों का मामला है दोस्तों। कश्मीर को ना इसी तरह हमेशा कंट्रोल किया गया है और 12 नशिस्तें पूरे मुल्क में अपनी मर्जी के लोगों को आप लाकर बिठाते हैं और इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जिन लोगों का कश्मीर से कोई ताल्लुक भी नहीं है वो भी आपको इन कुर्सियों पर बैठकर वोट लेते हुए नजर आएंगे और उस वोट को ताकतवरों की मर्जी से फिर ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।